हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी विषय की विशेष पर्सन बैंक, जो कि कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ब्लॉक भिंडर उदयपुर के द्वारा विशेषतः 2021 के लिए जारी की गई है। एक अभिनव पहल पर्सन बैंक जो कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के लिए बोर्ड परीक्षा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नयन हेतु कार्य योजना के तहत निर्मित की गई है, जिससे कि कक्षा 12 का जो अब कम समय बोर्ड परीक्षाओं के लिए चाहे 10 है चाहे 12 है, उसके लिए अलग समय रहा है। इसमें अच्छी तरह से गुणात्मक रिजल्ट बच्चों को किस प्रकार मिल सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक भिंडर के जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर एक अभिनव प्रयास किया है। इस टीम के द्वारा जो मेहनत की गई है, उसको सभी विद्यार्थियों तक आगे से आगे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके तहत आज हम हिंदी अनिवार्य विषय का जो पर्सन बैंक इन्होंने अपने को उपलब्ध कराया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर पहले तो सिलेबस है, जो कि आपको पहले भी सभी को लगभग पहुंचा दिया गया है आपके पास, तो वो आप सबको पता है। अब हम जो पर्सन बैंक है उसके प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। इस बार जैसे कि मैंने मॉडल पेपर्स के अंदर कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य जो कंपलसरी इंग्लिश है, उसमें पहले ही आपको कुछ वीडियोस के अंदर बता दिया गया है कि एक एक नंबर के लगभग 20 प्रश्न प्रत्येक विषय के अंदर इस बार आएंगे। तो छोटे प्रश्नों पर इस बार विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन इस पर्सन बैंक के अंदर आपको छोटे प्रश्न भी, बड़े प्रश्न भी और पूरे पैटर्न के द्वारा, यानी ये गागर में सागर वाला आपका एक पर्सन बैंक होगा, जिससे आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी सब्जेक्ट के अंदर। तो हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। प्रश्न नंबर 1, जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी में लेखक ने संसार का सबसे तुच्छ व निराश्रय प्राणी किसे माना है? उत्तर है इसका, लेखक ने हिंदू विधवा को संसार का सबसे तुच्छ व निराश्रय प्राणी माना है। प्रश्न नंबर 2, तो क्या आपने मल्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? प्रस्तुत वाक्य किसने और किससे कहा? तो प्रस्तुत वाक्य है वो रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से ये वाक्य कहे हैं। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। उपयुक्त कथन के अनुसार किसकी चमक ममता को अंधा बना रही है? तो पिता चूड़ामणि द्वारा मल्लेच्छ से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण की चमक ममता को अंधा बना रही है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ने जो चाहे ले ले, यही झोंपड़ी ने जो चाहे ले ले। प्रस्तुत वाक्य किसने और किससे कहा? तो प्रस्तुत वाक्य ममता ने स्वयं अपने आप से ही कहे हैं। चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो चौसा का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जो अफगान था वह हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं मुगल था और शेरशाह अफगान। रोहतास दुर्ग के अंदर डोलियों में कौन बैठे थे? तो रोहतास दुर्ग में डोलियों के अंदर शेरशाह के सैनिक स्त्री वेश में बैठे थे। प्रश्न नंबर 7, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? तो ममता ने क्या कहा था? अपने पिता चूड़ामणि से कहा, तो क्या आपने मल्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? ये
ममता ने अपने पिता को कहा था। प्रश्न नंबर 8, रोहितास दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती है? रोहितास दुर्ग के पास शोण नदी बहती है। कौन सी नदी? शोण नदी। प्रश्न नंबर 9, साक्षात्कार क्या है? उत्तर, किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों व विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न देखेंगे। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा अधिक शब्दों का प्रश्न है। साक्षात्कार वस्तुतः किसी व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित होकर किसी विषय पर की जाने वाली बातचीत को कहा जाता है। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता दाता से संवाद स्थापित कर विषय विशेष पर उसके विचारों से अवगत होकर उन्हीं विचारों को जन सामान्य के सामने रखता है। यानी किसी के विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाना, उसके साथ बातचीत करके, यही साक्षात्कार या इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहा जाता है। एक अच्छे साक्षात्कर्ता में कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा साक्षात्कर्ता है वो नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, वाक्पटुता यानी वाक योग्यता, तटस्थता और सुनने का धैर्य एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण होने चाहिए। साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं लिखिए। यानी साक्षात्कार या इंटरव्यू है वो कितने प्रकार का होता है? तो ये मौलिक रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला वह जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों के लिए होते हैं, और दूसरा वे जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए संपादक लोग लेते हैं। अगला प्रश्न, मौजूदा दौर में साक्षात्कार का क्या महत्व है? तो संसाधनों से समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों का संकलन, तथ्यों की पुष्टि, समाचारों को प्रमाणिक बनाने के लिए साक्षात्कार एक सशक्त माध्यम है। प्रश्न नंबर 14, साक्षात्कार लेने की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? तो साक्षात्कार लेने के लिए संबंधित व्यक्ति से दिन, समय, स्थान व विषय निश्चित किया जाता है। यानी किस दिन, किस समय और किस स्थान पर साक्षात्कार आपसे लिया जाएगा, इस तरह की बातों को निश्चित किया जाता है। तथा सभी सूचनाओं का संकलन करके प्रश्नावली भी बनाई जाती है कि हम साक्षात्कार में कौन से प्रश्न पूछेंगे। साथ ही कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की भी व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 15, मुद्रित माध्यम के साक्षात्कार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? मुद्रित माध्यम के साक्षात्कार की भाषा गतिशील, सरल, साहित्यिक एवं वार्तालाप की शब्दावली होने के साथ ही वर्णात्मक शैली प्रयोग में लाई जाती है। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ है? जोहान्सबर्ग के अंदर, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। प्रश्न नंबर 17, शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किससे मिले? काका कालेकर से। प्रश्न नंबर 18, आहार नीति पुस्तक में किनके विचारों का वर्णन किया गया है? तो आहार नीति जो नामक पुस्तक है उसमें अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों, पैगंबरों के आहार और उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 19, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया क्यों हो गया? तो लेखक का मित्र अल्मोड़ा का निवासी था। उसको ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय के शिखरों की बर्फ याद आ रही थी, इसलिए वो खोया खोया यानी वो सोच विचार करने लगा। प्रश्न नंबर 20, कोसानी कहाँ अवस्थित है? तो कोसानी सोमेश्वर घाटी के उत्तर दिशा स्थित पर्वतमाला के शिखर पर बसा है। प्रश्न नंबर 21, डॉक्टर भारती और उनके साथी कोसानी क्यों गए थे? किस लिए गए थे भी? सिर्फ बर्फ को पास से देखने के लिए ही वो कोसानी गए थे। प्रश्न नंबर 22, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? तो वीर रस है और ओज गुण है। प्रश्न नंबर 23, कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम बताइए।
शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये कवि भूषण की दो रचनाएं हैं। नंबर 24, शाह मुख नो रंग सिपाह मुख पियरे, किसके मुख और कब काले पीले पड़ गए थे। तो शिवाजी के रौद्र रूप को देखने पर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों के मुख भय से पीले पड़ गए थे। प्रश्न नंबर 25, सूरदास की भक्ति मानी जाती है। तो सखा भाव की भक्ति थी सूरदास की। सूरदास ने अंखियों को किसकी भूखी बताया है? हरि दर्शन की। प्रश्न नंबर 27, उद्धव से गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। तो गोपियों ने पूछा, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? उसके माता पिता का नाम क्या है? पत्नी कौन है? दासी कौन है? कैसा रूप रंग है? किसकी इच्छा करता है? इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया। जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, वो गोपियों के इन प्रश्नों से ठगा सा रह गया। हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? हरियल या हारिल पक्षी है, उसकी क्या विशेषता है? तो हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक हरी लकड़ी दबाए रखता है, उसे छोड़ता नहीं है, वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा था? कड़वी ककड़ी के समान, यानी उसके शब्द उसको कड़वे लग रहे थे। गोपियों ने स्वयं को क्या बताया? तो गोपियों ने स्वयं को छोटी जाति की बताया। गोपियां किसकी माता को धिक्कार योग्य कहती है? गोपियां उसकी माता को धिक्कार योग्य कहती है जो श्री कृष्ण से विमुख हो। गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार अपना रखा है? तो गोपियों ने मन वचन कर्म तीनों के द्वारा ही श्री कृष्ण को अपना रखा है। गोपियों ने दोनों प्रकार के फल को कैसे पाया? तो गोपियों का मानना है कि यदि श्री कृष्ण का पुनर्मिलन हो जाए तो उनकी प्रेम तपस्या सफल होगी ही, यदि वह न मिले तो संसार में उनका यशगान होगा। यानी इस प्रकार अगर श्री कृष्ण का पुनर्मिलन हो जाए तो उनकी प्रेम तपस्या सफल हो जाएगी, और यदि वह नहीं मिले तो उनका संसार में यशगान होगा, यानी उसको संसार में लोग उनको जानेंगे। तो दोनों प्रकार से वो फल पाया है। गोपियों ने रूखी बत्तियां किसे बताया? तो ज्ञान और योग के निरस उपदेशों को रूखी बत्तियां यानी रूखी बातें गोपियों ने बताया है, ज्ञान और योग के निरस उपदेशों को। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता किस में बताई है? आवश्यकता के समय काम आना, यानी आवश्यकता के समय काम आना ही बाजार की असली कृतार्थता बताई है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस तरह से काम करता है? तो बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है। ग्राहक आंखों से सुंदर चीजों को देखकर आकर्षित होकर उनको खरीदता है। तो इस प्रकार आंखों के रास्ते से बाजार का जादू काम करता है। बाजार का आमंत्रण मूक क्यों होता है? मूक यानी बिना बोले। तो बाजार किसी को चीजें खरीदने के लिए आवाज नहीं लगाता, यानी बुलाता नहीं है। वह तो सजी हुई चीजें देखकर मनुष्य उनकी ओर आकर्षित होता है। इसी को बाजार का क्या कहते हैं? मूक आमंत्रण कहते हैं। बाजार की सार्थकता का क्या तात्पर्य है? लोगों की जरूरत का सामान उनको उपलब्ध कराना ही बाजार की सार्थकता है। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता था? कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, यानी राख से लिपे हुए चौका होता है उससे उसकी तुलना की है। तो जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, तो उसी प्रकार कवि को ये सुबह का आकाश मटमैला दिखाई देता है। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा? कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा भी मिली हुई होती है। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो उषा कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। उषा कविता में गोर झिलमिल देह किसका प्रतीक है?
तो सूर्य की किरणों का प्रतीक है ये। उषा कविता की रचना में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर है इसका 44। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। बिहारी की काव्य शैली, तो बिहारी की जो काव्य शैली है वो मुक्तक काव्य शैली है। किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? तो श्री कृष्ण से बातचीत करने के आनंद या बातचीत करने का आनंद पाने के लिए ही लालच में गोपियां उनकी मुरली छुपा लेती है। श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर उनके श्याम रूप को बादल समझकर खुशी से नाचने लगते हैं। कवि ने नायिका की देह को किसके समान बताया है? कवि ने नायिका की देह को दीप शिखा के समान बताया है। भगवान के प्रेमी हृदय की कवि ने क्या विशेषता बताई है? तो भगवान का प्रेमी हृदय जितना जितना श्याम रंग का यानी कृष्ण भक्ति में डूबता है उतना ही उजला यानी पवित्र होता जाता है। स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है, यह किसने और किसको कहा? ये बसंत ने मधु से कहा। सुरों और चिंती, शूरों और चिंती कौन थी? शुरों और चिंती मधु की सहेलियां थी। तौलिए एकांकी में किसका वर्णन है? तौलिए एकांकी में सफाई की सनक का वर्णन है। प्रश्न नंबर 53। ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान नहीं रहता। किसको क्या ध्यान नहीं रहता? तो बसंत को सही तौलिया प्रयोग करने का ध्यान नहीं रहता है। बसंत ने मधु को जीवन का रहस्य क्या बताया? सफाई, नजाकतें और बाहरी तड़क भड़क की अपेक्षा सेहत पर ध्यान रखना ही जीवन का रहस्य है। ये ही बसंत ने मधु को बताया है भी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला कब लगता है? तो बाबा रामदेव की समाधि पर मेला भादवा सुदी 10वीं को लगता है रामदेवरा के अंदर। देव नारायण को किसका अवतार माना जाता है? तो देव नारायण को श्री भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, पंक्ति का अर्थ बताइए। यानी सिर कटने पर भी वृक्ष की अगर रक्षा होती है तो उसको सस्ता समझना चाहिए। संत जाम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान जो ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो समराथल धोरा से उनको दिव्य ज्ञान हुआ था। रहीम ने स्वाति की बूंद के द्वारा क्या सीख दी? व्यक्ति जैसे लोगों की संगति में रहता है वैसा ही वह बन जाता है। यानी रहीम ने स्वाति की बूंद के द्वारा क्या सीख दी है कि जो जिस संगति में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। यानी संगति का महत्व बताया है। रहीम ने दीन बंधु के समान कैसे व्यक्ति को माना है? जो व्यक्ति गरीब लोगों पर ध्यान देता है तथा उनकी मदद करता है उसको दीन बंधु के समान माना है। संकलित दोहों के आधार पर बताइए कि रहीम के इन दोहों का क्या उद्देश्य है? रहीम हमें उत्तम जीवन मूल्यों का व लोक व्यवहार में उपयोगी नीतियों का ज्ञान कराना चाहते हैं। चंदन के वृक्ष और सर्पों का कवि रहीम ने कैसी प्रकृति का वर्णन किया है? संकलित दोहों के आधार पर लिखिए। रहीम ने इस दोहे में उत्तम स्वभाव वाले पुरुषों की विशेषता बताई है। जैसे सर्पों के लिपटे रहने से चंदन पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोगों पर भी कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष को उत्तम स्वभाव वाला पुरुष व सर्पों को नीच स्वभाव वाला माना जाता है। चंदन विष लिप लागे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। यानी चंदन के वृक्ष को सर्पों का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार सज्जन लोगों को भी बुरे लोगों की संगति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कवार मास के बादलों के बारे में रहीम ने क्या कहा? रहीम ने इन बादलों की तुलना उस व्यक्ति से करते हुए जो कभी धन से संपन्न था, अब धनहीन हो गया। अपनी वर्तमान दशा पर पर्दा डालने के लिए अपने पिछले संपन्न जीवन की ही बातें करते रहना। कवार के बादल भी धनहीन हैं और वे गर्ज गर्ज कर अपने पिछले रूप को याद करते हैं। अब ये जो प्रश्न आपके चल रहे हैं ये कुछ 3-3, 4-4 लाइन के या 2-2 लाइन के हैं। कुछ इनके अंदर छोटे प्रश्न भी हैं। आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम ये एक प्रश्न का और अध्ययन करते हैं। इसके अंदर फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? फीचर लेखन तो तथ्यों का संग्रह किया जाए, फीचर लेखन का उद्देश्य निर्धारित हो और फीचर का प्रस्तुतिकरण सरल भाषा में हो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम इन्हीं 65 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो कंटेक्ट के अंदर इस विशेष प्रश्न बैंक के जो बाकी प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर आपको जब तक आपकी वार्षिक परीक्षाएं होगी तब तक इसी प्रकार मॉडल पेपर जो अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा प्राप्त होंगे उनके विद सॉल्यूशन आपको उपलब्ध समय समय पर करवाए जाएंगे, जिसकी आपको बोर्ड परीक्षा में महती आपकी भूमिका होगी और आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होंगे, यानी आपको ये अच्छे अंक दिलाने में सक्षम होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।